द वर्ल्ड विल नॉट वैल्यू यू अंटिल यू नॉट वैल्यू योरसेल्फ। मतलब जब तक आप अपने आप की वैल्यू नहीं करेंगे, आप अपने आप को इज्जत नहीं देंगे, आप अपने नजर में नहीं उठेंगे, तब तक दुनिया आपको कभी अपने नजर में नहीं उठाएगी, तब तक दुनिया आपको कभी इज्जत नहीं देगी, कभी वैल्यू नहीं देगी। तो अगर आपको कुछ कामयाब पर्सन बनना है, कुछ कामयाब बनना है, तो सबसे पहले आपको अपने नजर में अपने लिए उठना पड़ेगा। ऐसा काम करिए कि आपको लगे कि हाँ मैं सही हूं, मैं अपने लिए सही हूं। अगर आप अपने लिए जब तक सही नहीं होंगे तब तक दूसरे के लिए सही नहीं होंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय चैनल स्टडी साइलेंटली। और आज मैं आप लोगों का क्लास शुरू करता हूं। तो चलते हैं, अब आज का क्लास शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि हम थर्ड इक्वेशन से शुरू करेंगे। थर्ड इक्वेशन आपके माइंड में याद है कि नहीं? थर्ड इक्वेशन क्या था? R इक्वल टू रो L बाई ए। रो वहां पे क्या था? रेजिस्टिविटी। मैंने कहा था कि आज रेजिस्टिविटी के बारे में हमको पढ़ना है, तो हम डायरेक्ट उसी इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं और उसी इक्वेशन से डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। तो हम जो लिखे, हमने लिखा R इक्वल टू रो L बाई ए। दिस इक्वेशन इज थर्ड इक्वेशन इन द प्रीवियस पार्ट। हमने प्रीवियस पार्ट में इसी को हमने थर्ड इक्वेशन माना था, इसी को हमने थर्ड इक्वेशन यहाँ पे भी माना। और हमने रो के बारे में बताया था, इसको बोलते क्या है? इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। अब बेसिकली नया एक कॉन्सेप्ट आया रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी अगर नया कॉन्सेप्ट आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज रजिस्टिविटी। पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज रजिस्टिविटी, देन वी मूव फर्दर। तो रजिस्टिविटी इज बेसिकली व्हाट? रजिस्टिविटी इज द फिनोमेना ऑफ अ बॉडी। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, अभी बताता हूं दोनों के बीच का डिफरेंस। रेजिस्टिविटी इज अ फिनोमेना ऑफ अ बॉडी, फिनोमेना ऑफ अ बॉडी विच अपोज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ करंट। ये एक फिनोमेना है बॉडी की जो कि रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। किस पे? बॉडी पे। रेजिस्टेंस क्या थी? प्रॉपर्टी थी बॉडी की, प्रॉपर्टी थी। रेजिस्टिविटी फिनोमेना है। रेजिस्टिविटी इज अ फिनोमेना, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी इज अ फिनोमेना। समझ में आया? तो रेजिस्टिविटी किसको बताता है? रेजिस्टेंस को बताता है कि अगर कोई भी बॉडी से करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टिविटी बताएगा कि बॉडी की फिनोमेना है कि वो उसको रोकेगा। और कौन रोकेगा? रेजिस्टेंस रोकेगा। किसको रोकेगा? करंट को रोकेगा। ठीक, कितने अमाउंट में रोकेगा? दैट इज डिफाइंड बाय द रेजिस्टिविटी। समझ में आया? तो रेजिस्टिविटी बेसिकली इज द फिनोमेना ऑफ अ बॉडी व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ अ करंट। फ्लो ऑफ करंट को बताता है। अब रेजिस्टेंस हाई होता था तो करंट का फ्लो डिफरेंट क्या होता था? हार्ड होता था, मुश्किल होता था। सेम उसी तरीके से जब रेजिस्टिविटी हाई होगी किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की, रेजिस्टिविटी जब हाई होगी किसी भी मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस की, तो करंट का फ्लो उससे फ्लो कराना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो सब्सटेंस से फ्लो कराना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? रेजिस्टिविटी समझ में आया? तो अब चलते हैं यहां से। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या, अगर इक्वेशन निकालते हैं तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू ए डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो R इंटू ए बाई एल हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू R ए बाई एल। हमने फैक्टर पढ़ा था रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, ये भी फैक्टर पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी के बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ने से पहले हम रेजिस्टिविटी की यूनिट देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। तो हमको पता है जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है दैट इज ओम। हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। एरिया इज ऑलवेज ए स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या होता है? स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, एनी स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर यूनिट होगी। तो इसका स्क्वायर यूनिट हमको पता है एसआई यूनिट जो होता है लेंथ ऑफ मीटर होता है। तो एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। दिस इज लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। 1 मीटर से ये एक कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर से ये कैंसिल हुआ, बचा क्या? ओम मीटर। ओम मीटर दैट इज ओम मीटर। ये क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। तो रेजिस्टिविटी की अगर यूनिट की हम बात करें, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी? ओम और मीटर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब आते हैं, अगर हमको कोई पूछा 1 ओम मीटर क्या होता है
या बेसिक और एक डेफिनेशन हम देखते हैं रजिस्टिविटी की। तो देखो रजिस्टिविटी आर ए बाई एल, हमने क्या ले लिया 1 मीटर लेंथ का वायर ले लिया। कितने मीटर का? 1 मीटर, 1 मीटर। वी टेक लेंथ ऑफ वायर एज 1 मीटर एंड एरिया एज 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 और 1 रख दिए यहाँ पे, तो रजिस्टिविटी जो हो जाएगी R इंटू 1/1 दैट इज R के बराबर। तो रजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई? रेजिस्टेंस के बराबर हो गई। रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। कौन से रेजिस्टेंस के? एक ऐसा हमने वायर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर है एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। सो द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर having a length 1 meter and area of 1 meter square is equal to the resistivity। मतलब रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस की इक्वल होगी, रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस की इक्वल होगी जो रेजिस्टेंस 1 मीटर का वायर जिसकी एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा वो पोजेस करेगा। दैट इज द रेजिस्टिविटी इन अ मैथमेटिकल फॉर्म। अगर मैथमेटिकल फॉर्म से, अगर मैथमेटिकल वे से या रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है तो उस फॉर्म से अगर हम कहते हैं तो दैट इज द रेजिस्टिविटी। That is the definition of resistivity in the term of resistance। और बेसिकली रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये फिनोमेना होता है that oppose the flow of a current। समझ में आ गया? यूनिट समझ में आ गया? रेजिस्टिविटी के बारे में समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया। अब मैं ये बता दिया आप लोगों को कि रेजिस्टिविटी हाई, फ्लो ऑफ करंट डिफिकल्ट, रेजिस्टिविटी लो, फ्लो ऑफ करंट इजियर। तो यहां से बेसिक आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जितने भी मेटल होंगे उनमें फ्लो ऑफ करंट इजी होता है तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होगी? लो होगी। तो रेजिस्टिविटी लो है इसलिए फ्लो ऑफ करंट ज्यादा है। इंसुलेटर, इंसुलेटर में फ्लो ऑफ करंट नेग्लिजिबली स्मॉल है, खत्म एकदम। तो नेग्लिजिबली स्मॉल है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। तो नॉन मेटल के केस में रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होते हैं, इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। तो इनकी रेजिस्टिविटी जनरली क्या होती है? हायर देन द मेटल बट लोअर देन द नॉन मेटल। दैट्स व्हाई वहां पे करंट का फ्लो हमारा क्या हो पाता है? पॉसिबल। करंट का फ्लो पॉसिबल हो पाता है सेमीकंडक्टर के केस में। क्यों? रेजिस्टिविटी इज कंपैरेबली लो इन कंपैरिजन टू द नॉन मेटल। ओके, समझ में आ गया? रेजिस्टिविटी के बीच का रिलेशन समझ में आ गया कैसे? अब देखते हैं जब हीटिंग मैटर होते हैं। अब जब रेजिस्टिविटी हाई होती है या रेजिस्टेंस हाई होता है तो जनरली क्या होता है? हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी या जो चार्ज होता है दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी के बात होती है। तो जब रेजिस्टिविटी हाई है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिए गए और एक आदमी जा रहा है, ठीक जा रहा है, धक्का दे रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब करंट गया और यहाँ रेजिस्टेंस हाई होने के कारण इसके आगे नहीं जा पा रहा। तो एनर्जी आगे यहीं रुक गई, मतलब एनर्जी यहीं पे खत्म हो जाएगी? नहीं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को नहीं बना सकते ना ही खत्म कर सकते हैं। दैट कौन देता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है तो खत्म तो होगा नहीं। तो ये एनर्जी जो यहाँ तक आई ये किसी ना किसी फॉर्म में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो फॉर्म में कन्वर्ट होती है दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो जो हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ेंगे इसी में, मतलब इसी इलेक्ट्रिसिटी में ही हमको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वहां पे मैं बताऊंगा कि रेजिस्टिविटी हाई होने से करंट जो आते हैं वो उसकी एनर्जी क्या होती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है ओनली ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसलिए हम क्या करते हैं? एलॉय का यूज करते हैं हीटिंग सब्सटेंस में इन कंपेरिजन टू द मेटल। क्यों? क्योंकि एलॉय क्या करता है? उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल के कंपेरिजन में ज्यादा होती है, साथ साथ जो उनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है? कम होता है इन कंपेरिजन टू द मेटल। मतलब हाई टेम्परेचर पे भी वो ऑक्सीडेशन को जल्दी फेवर नहीं करते, इसलिए हम उनका यूज करते हैं इन द हीटिंग सब्सटेंस। तो ये समझ में आ गया रेजिस्टिविटी के बारे में। ये रेजिस्टिविटी का थोड़ा सा डिटेल था जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्ट। तो हमने पढ़ लिया फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं। देखिए जो रेजिस्टिविटी को फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज ओनली टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही ये एरिया पे डिपेंड करता है। तो कोई पूछे कि हमने कॉपर का वायर लिया 2 मीटर का और एक कॉपर का वायर लिया 3 मीटर का, बताओ किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर रेजिस्टिविटी ऑफ बोथ द कॉपर वायर विल बी सेम। समझ में? रेजिस्टिविटी ऑफ बोथ द कॉपर वायर विल बी सेम because resistivity does not depend on the length and area of the wire.
लेंथ और एरिया ऑफ द वायर पे इट डजंट डिपेंड, इट ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड सेकंड ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस, दैट ओनली means resistivity is only depend on that only two factor, only this two factor is depend. तो पहला जो फैक्टर पे डिपेंड करती है that is temperature, and second factor it depend on the nature of substance. नेचर ऑफ सब्सटेंस. सो सिर्फ यही दो फैक्टर पे कौन डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी. लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता. अब आप लोग के माइंड में अगर ये ना तो भैया ऐसे कैसे, यहाँ R जो है A/L लिखा है तो यहाँ से तो डिपेंड करना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिखा है, इसको क्या कर लेता है, मर्जअप कर लेता है, खत्म कर देता है. समझ में आया? तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस. ये जो टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी है, किस तरीके से डिपेंडेंसी है, इसका इक्वेशन है जिसका आप लोग को 12th में पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को नहीं बताऊंगा. तो जब 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे आप लोग, जो मेरे सर हैं, नए सर एक इंट्रोड्यूस कराऊंगा बाद में, वो आप लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे 11th एंड 12th का. तो वो आप लोग को बताएंगे कि टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, कैसे उसका इक्वेशन बनता है, वो सब आपको बताएंगे. टेम्परेचर और नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है. नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब आप लोगों को प्रीवियस में मैंने बता दिया था कि रेजिस्टेंस के केस में जैसे मैंने एक कॉपर कॉइल लिया और एक एल्युमिनियम कॉइल लिया, दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिफरेंट होगा. एक मैंने आयरन कॉइल लिया, एक मैंने नाइक्रोम कॉइल लिया, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत डिफरेंट होगा. तो ये है नेचर ऑफ सब्सटेंस. नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब अलग अलग तरीके के सब्सटेंस हमने उठाए और सबकी रेजिस्टिविटी को क्या देखा, डिफरेंट पाए. नाइदर इट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. टेम्परेचर रेज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो उस पर कैसे डिपेंड करेगा. ओके, तो ये हो गया रेजिस्टिविटी के बारे में. अब हमको जो इसके बाद पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर ओम्स लॉ, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन. अभी तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, अब रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, तो उसको हमको पढ़ना है. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके से होता है, एक सीरीज होता है और दूसरा क्या होता है, पैरेलल होता है. एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड टू एंड जोड़ दिया जाता है. एंड टू एंड मतलब जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये जो बना, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये रेजिस्टेंस का सर्किट होता है. ठीक है, सर्किट सिंबल जो होता है रेजिस्टेंस का ये होता है. तो ये रेजिस्टेंस अगर ऐसे जुड़े हैं एंड टू एंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सभी का एक इनिशियल पॉइंट, सभी का एंड पॉइंट एक साथ जुड़ा, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. मतलब जो रेजिस्टेंस हो वो क्या हो, एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से. अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन है तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, और इस तरीके से कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे. तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन हमको पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ एंड टू एंड फॉर्म, एंड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द इनिशियल एंड द एंड पॉइंट इज कनेक्टेड टू अ सिमिलर पॉइंट. देखिए सिमिलर पॉइंट, ये क्या है, सिमिलर वर्टेक्स है, ये सिमिलर पॉइंट है. सिमिलर पॉइंट पे क्या है, ये सभी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्ट है. तो इसको हम सीरीज और इसको पैरेलल पढ़ेंगे. अब इनकी हम बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, कैसे करंट फ्लो होगा, कैसे रेजिस्टेंस अगर 3, 4 और इन्फिनाइट तक जोड़ दिए तो हम कैसे रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, कैसे हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये सब हमको पढ़ना है. ठीक, इनमें क्या चीज सेम होगा, क्या चीज डिफरेंट होगा, इसको हमको पढ़ना है. फिर उसके बाद हम चलेंगे कि इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और हम किस तरीके के कॉम्बिनेशन को अपने घरों में यूज करते हैं, किस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम डिफरेंट जगहों पे यूज करते हैं. ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद जो हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बाद, उसके बाद हमको जो पढ़ना है पावर के बारे में पढ़ना है. पावर क्या होता है, ओके. उसके बाद जो हमको पढ़ना है किलो, उसके बाद जो पढ़ना है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज द यूनिट विच यू यूज इन आवर होम. यूनिट मतलब जिससे कि हमारे जो इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर किस पे काम करते हैं, किस यूनिट पे काम करते हैं, उसके बारे में हमको देखना है. उसके बाद जो हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट से कैसे हीट को हम जनरेट करते हैं, कैसे हीट को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमको देखना है. ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं इसके आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. सो अब चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे.
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मैंने बताया आपको कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, दोनों को एक साथ में लेके चलूंगा जिससे कि आप लोग को याद करने में डिफिकल्टी ना। ठीक है, दोनों को याद करने में डिफिकल्टी ना। मैंने आपको बता दिया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। ओके, हमने जो रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस हमने R1 मान लिया, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लिया और इसका रेजिस्टेंस R3 मान लिया। ठीक, तीन रेजिस्टेंस लिए R1, R2 और R3। सेम उसी तरीके से उसी रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में लगाया तो R1, R2 और R3 ये मान लिया। मैंने बेसिक बता दिया था कि एंड टू एंड वो क्या होता है। अब एक अच्छा तरीका बताता हूँ सीरीज का और पैरेलल देखने का। हमने क्या किया सीरीज में, हमने यहाँ उंगली रखी और जहां से शुरू कर रहे हैं बिना अपने उंगली को उठाए हुए अगर तुम लास्ट रेजिस्टेंस तक पहुंच जाते हैं, देखिए जैसे हमने यहां से चलना शुरू किया, लास्ट रेजिस्टेंस तक पहुंच गए बिना उंगली उठाए, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये एक माइंड में रखने के लिए डेफिनेशन मत लिख दीजिएगा पेपर में, उंगली उठाना है, लेके घूमना है और फिर सीरीज कॉम्बिनेशन कह देना। ये सब ना करे के है, समझ के ना है तुम लोग, ये सब ना करिए। क्या है ये समझने का तरीका कि सीरीज है कि पैरेलल। सीरीज के लिए हमने उंगली रखी, मतलब हम जब पेन हम रख के चलेंगे फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस से, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस से लास्ट रेजिस्टेंस तक या जितने भी रेजिस्टेंस को हम एक साथ पार कर ले रहे, क्रॉस कर ले रहे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। अच्छा पैरेलल में चलते हैं, ये चला, ये मूव किया, ये आ गया, एंड पे पहुंच गया। अरे भाई साहब ये दिमाग मत लियो कि भैया ये क्या ऐसे गए और ऐसे आ गए फिर ऐसे, अरे फॉलो ये इनिशियल है, ये एंड है, यहां से चला हमने एंड पे पहुंच गए, ये एंड पॉइंट पे पहुंच गए। मैंने कहा एंड पे नहीं पहुंचना चाहिए, एंड पे पहुंच गए फिर एंड से वापस आ रहे हो, तो क्या है ये दूसरा चीज हो जाएगा, समझ में आए? तो अगर हमने चला देखो एंड पहुंच गए, फिर उंगली उठाया फिर चला, फिर उंगली उठाया फिर चला, तो इसलिए तीनों क्या हुए, पैरेलल हो गए। ये माइंड में रखने के। अब जो बेसिक है वो मैं बताता हूं क्या। यहां पे करंट जैसे हमने दिया, यहां पे करंट हमने जैसे प्रोवाइड किया, इसको इस वाले कॉम्बिनेशन को जैसे हमने करंट को प्रोवाइड किया। अच्छा मैंने बताया था ये क्या होता है, बैटरी है ना, ये दो सेल लगे तो क्या हो जाएगा, बैटरी। और फ्लो ऑफ करंट का भी मैंने बताया था, फ्लो ऑफ करंट किधर से होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव से निकलता है, भैया नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो माइनस की तरफ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करना शुरू करेगा। ये इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से और इधर की तरफ मूव करना शुरू किया, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ऐसे आएगा और ये पॉजिटिव में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन जिधर आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, तो करंट का फ्लो इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट का फ्लो किधर होगा, इधर की तरफ, तो ये करंट का फ्लो हो जाएगा, ये करंट का क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आप समझ में आ गया होगा कि कैसे करंट का फ्लो होता है, समझ में है? अच्छा अब यहाँ पे देखिए, इसको भी हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो करंट का फ्लो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, हमने जो यहाँ पे करंट फ्लो कराया, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आई कह दिया, और ये जो बैटरी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वी कह दिया। आई करंट फ्लो हो रहा है, वी पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है। अब ये क्या है, एंड टू एंड जुड़े हैं। जब एंड टू एंड जुड़े रहते हैं तो करंट में कोई भी चेंज नहीं होता है। एंड टू एंड जब भी कोई चीज जुड़ा होता है तो उसमें करंट में चेंज नहीं होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है। तो करंट क्या होगा, सेम होगा। तो करंट यहां से फ्लो करेगा, इसमें भी आई जाएगा, इस रेजिस्टेंस को भी आई करंट मिलेगा, इस रेजिस्टेंस को भी आई करंट मिलेगा और इस रेजिस्टेंस को भी आई करंट मिलेगा। समझ में आया? मतलब करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो सीरीज में हो गया डेफिनेशन। सीरीज में याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन और दोज कॉम्बिनेशन वेयर द डिवीजन ऑफ अ करंट इज नॉट, मतलब डिवीजन ऑफ करंट नहीं होता है, डिवीजन इज करंट इज नॉट डन, करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, सेम करंट सभी को मिलने। तो अगर सभी रेजिस्टेंस को सेम करंट मिलते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, दैट आर कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन।
ये करंट सबको सेम मिल रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको भी V वोल्टेज दिया और यहाँ पे भी क्या है, करंट I है, करंट I। जैसे यहाँ पे पहुंचा तो एक करंट इसमें जाएगा, एक करंट इसमें जाएगा और एक करंट इसमें जाएगा। इस पॉइंट पे पहुंचते ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे पहुंचते ही करंट का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। करंट का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीन अलग अलग पार्ट में जाना है, यहाँ पे सेम पार्ट से जाना था, सेम स्ट्रेट लाइन से जाना था, इसलिए करंट का डिवीजन नहीं हुआ। समझ में आया? इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। क्यों? क्योंकि नॉट टू नॉट क्या होता है, कनेक्ट होता है, और नॉट से नॉट जब भी कनेक्ट होता है तो करंट का डिवीजन नहीं होता, तो इसलिए करंट क्या होता है, सेम होता है। ये याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में हमने देखा कि जो आई है नॉट से नॉट कनेक्ट नहीं है, क्या डिवाइड है तीन पार्ट में, तो करंट भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कहा इसको I1 करंट मिलेगा, इसको I2 करंट मिलेगा और इसको I3 करंट मिल रहा है। और ये जब यहां से निकलेंगे तो I1 I2 I3 इस पॉइंट पर फिर से मिल जाएंगे, यहां से लोग पास हुए तो I1 I2 I3 यहां पे मिल जाएंगे। I1 I2 I3 डिवाइड हुए थे I से डिवाइड होकर तीन पार्ट बने थे, जब मिलेंगे तो कौन से पार्ट बनेगा, फिर से I बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा करंट मिल जाएगा, I। सेम उसी तरीके से यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करेगा, ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट सेम है तीनों में नहीं, इसमें I1 मिल रहा है, इसमें I2 मिल रहा है और इसमें I3 मिल रहा है, तो करंट क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल में करंट क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब देखते हैं वोल्टेज के बीच में। अब I और R1 अलग, तो इसके कारण जब करंट सेम है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो इसको हमने ले लिया, इसको जो वोल्टेज मिला वो V1 वोल्टेज मिला, इसको जो वोल्टेज मिला वो V2 मिला, और इसको जो वोल्टेज मिला V3 मिला, V1 V2 और V3। अब पैरेलल में करंट डिफरेंट था तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एकदम कंजूसी करना है, जितना कंजूसी कर सकते हैं उतना कंजूसी करना पढ़ाई के सेंस में। मतलब ये नहीं कि 2 घंटा की जगह आधे घंटा पढ़, नहीं, एक चीज को दूसरे से रिलेट करना है, एक टॉपिक को सेकंड टॉपिक से रिलेट करना है, सो दैट कि जितना हम पढ़ रहे हैं उसको हम आसानी से समझ सकें। पीरियोडिक टेबल क्यों बना, किसी भी चीज का ग्रुपिंग क्यों की जाती है, जिससे कि जो हमारी स्टडी है, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द थिंग्स, ऑल द केमिकल्स, वो क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। वो क्या करता है, हम एक को पढ़े और बाकी सबका हो जाए। सेम वही चीज है यहाँ पे, एक को पढ़े दूसरे को कनेक्ट कर दे तो दूसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं। सीरीज इज अपोजिट टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन, काम खत्म हो जाएगा। चलिए, तो वोल्टेज क्या होगा, सेम हो गया। अच्छा, अब इस कॉम्बिनेशन में आते हैं, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज डिफरेंट है। तो जो V है, V मिलके V किसके बराबर होगा, V1 V2 और V3 के बराबर होगा। V जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ही डिवाइड कर, करंट तो सेम है, और यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। तो जो I है दैट इज इक्वल टू I1 I2 I3, I जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम चलते हैं, ये जो है, अगर जो V है दैट इज इक्वल टू, V का डेफिनेशन हमने पढ़ा था IR, V पढ़ा था ना, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I तो सेम है R1 प्लस I सेम है R2 प्लस I R3, और V को हम क्या लिख सकते हैं, I R लिख लेंगे। तो यहां से I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, और I सब कॉमन, देखिए यहाँ पे भी I है, यहाँ भी कॉमन I है, तो I को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। I क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो R है, जो यहाँ पे R है, ये जो R है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे इसको।
जो कि किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन जो टोटल रेजिस्टेंस होता है दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 R3, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे R1 R2 R3 हमने सिर्फ 3 लिया, इसी तरीके से हमने n नंबर ऑफ ले लेते, कितना ले लेते, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लेते। तो अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लेते तो जो R हो जाता है किसके बराबर हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन प्लस Rn। समझ में आ गया। अगर n रेजिस्टेंस ले लेते तो हमने 3 रेजिस्टेंस के ले लेके चला और उसको Rn तक ड्राइव करवा दी। ये कंफर्म है कि सीरीज समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमने देखा जो V होता है वो IR के बराबर होता है, V जो है IR के बराबर है। तो जो I है तो I तो V इक्वल टू IR है, तो I किसके बराबर हो जाएगा, V बाई R के। यहाँ पे वोल्टेज सब में सेम मिल रहा है, बस करंट का डिफरेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे जो I है वो किसके बराबर हो जाएगा, V बाई R के, क्योंकि वोल्टेज V है और टोटल रेजिस्टेंस R है। I1 किसके बराबर होगा, V बाई R1, क्यों, क्योंकि V सेम है। I2 किसके बराबर हो जाएगा, V बाई R2 के, और I3 किसके बराबर हो जाएगा, V बाई R3 के। V सेम है पैरेलल में, इसलिए हमने, अब यहाँ V सेम है तो सब क्या हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब ये हुआ कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, 1 अपॉन R है तो रेसिप्रोकल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 का क्या है, सम। कौन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। सो अब इसी को अगर हमने n के लिए ले रहे, यहाँ पे 3 लगा था, अब इसकी जगह हमने n रेजिस्टेंस लगा दिया। n रेजिस्टेंस अगर लगा देते तो क्या होता, 1 अपॉन R जो है किसके बराबर हो जाता, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन Rn। समझ में आ गया कि नहीं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इतना ही था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। अब इसका डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, कहां इसका यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक, ये आप लोग के लिए होमवर्क में देता हूं, ठीक। ये आप लोग का होमवर्क है, थोड़ा सा पढ़ के आइए, कुछ आप लोग पढ़िए, कुछ मैं पढ़ाऊं, तब मजा आएगा। कुछ आप लोग मेरे से क्वेश्चन करिए जिसमें मैं अटक जाऊं, तब मजा आएगा। जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक पढ़ाने का क्या मजा आएगा। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, कोई रिप्लाई नहीं देता है, कोई आंसर नहीं देता है, 2-3 लोग करते हैं, बाकी लोग करते नहीं है आंसर। तो आंसर आप लोग करिए, जहां डाउट आ रहा है उसको पूछिए, तब मजा आएगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो मैं और एफर्ट करूंगा और मेहनत करूंगा। और मैं ये देख रहा हूं कि ज्यादातर लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। भाई सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, नहीं लगता, एकदम फ्री फ्री फ्री, ठीक है, एकदम फ्री है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, अपना एफर्ट देते रहें कि हम और अपना एफर्ट दें। चलिए, थैंक यू।